अब तक की क्लास में जो कि आपको इम्यूनोलॉजी की क्लास दी गई उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इम्यूनिटी के टाइप्स कितने होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, किस टाइप के एंटीजन के बाइंड करने से आपका बी सेल एक्टिवेट होगा, दैट मीन्स ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगी, कौन से टाइप के एंटीजन से आपका टी सेल एक्टिवेट होगा, दैट मीन्स सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी चलेगी। और आपने ये भी जाना था कि इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके काम करने का जो मैकेनिज्म होता है वहाँ पे भी हम लोगों ने फोकस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एंटीबॉडी को लेकर के, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इम्यूनोलॉजी का। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन नोन एज एंटीबॉडी, which is one of the most important topic for the immunology and any other examinations for the life science. सो होपफुली कि प्रीवियसली आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। और कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर कहीं पे भी किसी कोई प्रॉब्लम अगर होता है, इफ एनीवन फील एनी डाउट इन मिडिल क्लासेस, देन यू आर फ्री, टोटली फ्री टू आस्क। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीबॉडी दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो इसके पास एंटीजन मॉलिक्यूल्स से बाइंड करने की एबिलिटी होती है। और इसका नेचर अगर देखा जाए केमिकली तो कैसा होता है, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। सो एंटीबॉडी कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंटीजन से बाइंड कर सकता है, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को आप एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। लेट मी कैमरा ऑफ कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द बी सेल्स मेम्ब्रेन एज वेल एज सीक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। एंटीबॉडी आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका नेचर आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, दैट मीन्स ग्लूकोज लगे हुए होते हैं प्रोटीन में। और इनके पास एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसा शेप होता है जहाँ से कि एंटीजन से क्या कर सकते हैं, ये बाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली इनकी अकरेंस दो तरीके से हो सकती है, ये सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड हो सकते हैं। अगर आपका ये बी सेल है तो ये बी सेल्स के मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं एंटीबॉडी। या आपका जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो प्लाज्मा सेल क्या करती है, सीक्रेट आउट भी करती है एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी जनरली वाई सेट के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा सेल्स बनाती है वो सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहलाता है, जो बी सेल से पाए जाते हैं वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड या बाउंड एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। सो एंटीबॉडी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन। आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में पाए जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कंपोनेंट में आता है। ब्लड में जितने भी आपके प्रोटीन कंपोनेंट पाए जाते हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे पाया जाने वाला प्रोटीन है। दैट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट एंटीबॉडी आर एमंग द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन द ब्लड। राइट, मीन्स ब्लड में जितने भी प्रोटीन्स आपके पाए जाते हैं उन सभी में से सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पाया जाने वाला जो प्रोटीन है, दैट इज द एंटीबॉडी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन। लगभग नियरली 20% ऑफ द ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में जितने भी आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन ब्लड प्रोटीन्स का 20% अकेला सिर्फ और सिर्फ आपका एंटीबॉडी क्या करता है, कंटेन करता है। सो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये बी सेल्स के मेम्ब्रेन पे एज वेल एज प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। 4 बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे बार बार आपको ये वर्ड आ रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। सिंपली अगर इसको हम प्रोटीन बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ जी। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में ऐसा क्या है जो कि डिफरेंट बना रहा है उसको? वेरी गुड। तो सिंपली अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन को डिफाइन करना चाहें सिंपल वर्ड में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन के साथ में जब हमारा क्या जुड़ जाए, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट की मायोटीज जुड़ जाए, कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, डाइसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड हो, मोनोसेकेराइड हो, सो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज द ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही प्रोटीन प्लस लिपिड इज इक्वल टू लाइकोप्रोटीन। राइट, ऐसे ही प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज द न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो कंपोनेंट्स ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में आते हैं, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्सन है, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के यहाँ पे बने होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज मीन्स ग्लाइको के फॉर्म में यहाँ पे ऐड होते हैं ना, इनका बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। जो भी आपके एंटीबॉडी होते हैं उनका सॉल्युबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये ब्लड में काम करते हैं और ब्लड के थ्रू होकर के काम करते हैं। सो दैट इज वाई देर इज अ नीड टू बी solubilized in the blood medium. So that is why this glyco component of a glycoprotein molecule will help in solubilizations in the blood medium.
ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट्स होता है, ये इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि ये ब्लड के कंपोनेंट्स में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं और अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। सो CSIR के बच्चे ध्यान दें, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोज मायोटीज इन ग्लाइकोप्रोटीन मींस इम्यूनोग्लोबुलिन में ग्लाइकोजन ग्लूकोज के मायोटीज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा स्टेबिलिटी को लेकर के, इंटरैक्शंस को लेकर के, सॉल्युबिलिटी को लेकर के, फंक्शंस को लेकर के। तो आप याद रखिए कि ये ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लूकोज वाला जो कंपोनेंट होता है वो उसके सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट मीन्स इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ओके, जितने आपके हमारी बॉडी में मिलियंस वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। वैसे जनरली आप लोगों ने पढ़ा है कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी में सिर्फ क्या है, 5 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, राइट। और हर एक एंटीबॉडी के पास अपना क्या है, स्पेसिफिक शेप होता है एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने की। ये 5 मेजर टाइप्स हैं, लेकिन एक ही एंटीबॉडी के जो आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उन बाइंडिंग साइट्स पे ये जो आपका अमीनो एसिड्स होते हैं, इनके सीक्वेंसेस क्या होते हैं, अल्टर होते हैं, चेंज होते हैं। तो अमीनो एसिड का नंबर और अमीनो एसिड का सीक्वेंस, नंबर का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पे नंबर आपका मतलब अलग अलग हो, और ये भी हो सकता है कि उनका जो सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये इनका जो ऑर्डर होता है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन लाइट चेन एंड हैवी चेन मेक इट वेरिएबल। जो इनके लाइट चेन और हैवी चेन पे पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं, ये इनको क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल बनाते हैं। सो आप कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में जो भी आपके एंटीबॉडी होते हैं, उनका फॉर्म्स मिलियंस के नंबर में होता है, और वो मिलियंस वैरायटी ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि मेजर जो टाइप हो सिर्फ कितना है, 5 टाइप का है, लेकिन इसी 5 टाइप में इनके अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस की वजह से इन पे क्या होता है, अल्ट्रेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे डिफरेंट काइंड के एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए आपका एंटीबॉडी क्या होता है, वो पाया जाता है। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, someone wants to join, so let me join. ओके, रितु की मैं बात कर ही रहा था, इन्होंने अभी क्लास क्लास भी ज्वाइन कर लिया है। आपके लिए कुछ बातें थी रितु, जो कि आपने मिस कर दिया, अब उसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, बट there are millions form of antibody, just because of the change in the sequence and change in the order of amino acids present in the light and heavy chain। लाइट और हैवी चेन में पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके सीक्वेंस में और उनके नंबर्स में वेरिएशंस होने की वजह से डिफरेंट काइंड्स के आपके एंटीबॉडी क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे और उनको क्या करते हैं, काम करते हैं। नॉर्मली किसी भी एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 2 चेन होती है। यहाँ पे एक आपका होगा दैट इज द हैवी चेन होती है, और एक क्या होती है, आपकी लाइट चेन होती है, राइट। इनका टाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। टोटल आपके 2 लाइट चेन होंगे, 2 क्या होगा, आपका हैवी चेन होगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 पेप्टाइड होती है, और उन चारों पेप्टाइड का जो नेचर होगा, 2 पेप्टाइड का एक जैसा और 2 पेप्टाइड का एक जैसा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिख रखा है, the structure of immunoglobulin consists of a 2 identical light chain means L chain polypeptide of about 25,000 molecular weight and 2 identical heavy chain means H chain peptide of molecular weight of 50,000। तो लगभग लाइट चेन और हैवी चेन में जो रिलेशन कितना है, डबल है। तो मतलब सिंपल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप देखेंगे कि एक आपको क्या दिखाई देगा, दैट इज द हैवी चेन दिखाई देता है इस तरीके से, और बाकी क्या होगा, आपका यहाँ पे लाइट चेन होगा। जो स्ट्रक्चर आपको आगे देखने को भी मिलेगा, बट उससे पहले यहाँ पे समझा लेते हैं हम लोग। ये जो आपका क्या है, दैट इज द लाइट चेन है, और ये क्या आपका, दैट इज द हैवी चेन है। तो ऐसे यहाँ पे तो ये 2 आपके क्या हो जाएंगे, हैवी चेन, और 2 ये आपके क्या हो जाएंगे, लाइट चेन। सो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन से मिलकर के आपका बनता क्या है, दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लगभग 1:2 का क्या है, रेशियो है। मतलब ये आपका क्या है, 25,000 है, और ये इनका कितना, दैट इज 50K है, मीन्स 50,000 है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको आइडिया रहना चाहिए कितना होता है। सो केमिकली दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन, दैट इज 2 लाइट चेन एंड 2 heavy chain। The 2 light chains are identical, that means same number of amino acids and same molecular weight, as well as 2 heavy chains are also similar in their molecular weight and number of amino acids। Okay, so
एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ 4 पेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया कि एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे जितने भी टाइप्स के हों, चाहे एंटीबॉडी ए हो, एंटीबॉडी जी हो, एंटीबॉडी एम हो, एंटीबॉडी ई हो, वट एवर द काइंड ऑफ एंटीबॉडी, बट इट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन। इनका मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे इनको लाइट और हैवी चेन का नाम दिया जाता है। आगे आपको रिप्रेजेंटेशन एल और एच से ही किया जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कई सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेंगी। ये आपको, ये जो पूरा स्टैंड आपको दिखाई जा रहा है, ये क्या आपका दैट इज द हैवी चेन है, और ये आपका क्या है दैट इज द लाइट चेन है। यहाँ पे वी एल लिख रखा है। वी एल का मतलब होता है लाइट चेन का वेरिएबल फॉर्म। ये क्या है आपका वेरिएबल स्टैंड है। यहाँ पे सी एल लिखा हुआ है। सी एल का मतलब होता है लाइट, एल फॉर लाइट, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो इसको आप लिखते हैं कांस्टेंट रीजन, और इसको आप लिखते हैं वेरिएबल रीजन। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा वी एच। तो वी एच का मतलब क्या है, हैवी का वेरिएबल। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सी एच वन, CH2, CH3। तो सी एच का मतलब है हैवी कांस्टेंट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ये देखिए कि जो भी ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका एंटीजन का बाइंडिंग साइट्स होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एंटीबॉडी में अमाइनो एसिड्स का जो ओरिएंटेशन होगा वो C to N होता। मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द सी टर्मिनल, और ये क्या कहलाएगा, दैट इज द एन टर्मिनल। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एंटीबॉडी में एंटीजन से बाइंड करने वाला जो पार्ट है वो एमिनो एसिड का कौन सा टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, दैट इज एन टर्मिनल। यहाँ पे कार्बोजिलेट लिखा हुआ है, दैट इज द सी टर्मिनल। सो किसी भी एंटीबॉडी का जो एंटीजन बाइंडिंग पार्ट होता है वो उसका क्या है, दैट इज द एन टर्मिनल पार्ट होता है। मतलब हमेशा एंटीजन मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द एन टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द एंटीबॉडी। कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपका एंटीबॉडी से जब इंटरेक्ट करेगा तो उस एंटीबॉडी के अमाइनो एसिड्स के एन टर्मिनल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि इसको कांस्टेंट और वेरिएबल क्यों बोला जाता है। दोनों ही चेन के, दैट मीन्स हैवी और लाइट चेन के ये वाले जो पार्ट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के लगभग 110 अमाइनो एसिड, कितना 110। ये 110 अमीनो एसिड्स आपका लाइट चेन का, और 110 अमीनो एसिड्स लगभग आपका हैवी चेन का। इनका जो सीक्वेंस होता है ये क्या करता है, वेरी करता रहता है। मतलब इनके ऑर्डर क्या होंगे, चेंज होंगे। इनमें जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे वो आपके क्या होंगे, चेंज होते रहते हैं। जिसकी वजह से एंटीजन से बाइंड करने का जो साइज होता है, या एंटीजन से बाइंड करने का जो शेप होता है, वो भी क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है। सो दीज टू polypeptide chain contain 110 amino acids from the N terminal, वेरिएबल इन नंबर एंड वेरिएबल इन ऑर्डर। इनका नंबर भी वेरी करेगा और इनका ऑर्डर भी वेरी करेगा। मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अलग अलग आएंगे, और उनका सीक्वेंस भी जो होगा वो भी अलग अलग आएगा। यही वो वेरिएबल रीजन है जिसकी वजह से 5 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी होने के बावजूद मिलियंस नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल रीजन। So keep in mind there is an importance and significance of these variable regions. Variable regions will help to modify their structures according to the antigen molecule. एंटीजन का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके अकॉर्डिंगली इनका स्ट्रक्चर क्या है, चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे रीजन जो होंगे कैसे होंगे, वेरिएबल्स होंगे। नीचे वाली जो स्टैंड होती है, रिमेनिंग जो पार्ट आपका बचा हुआ है, ये आपका क्या है, दैट इज द कांस्टेंट रीजन है। दैट मीन्स किसी भी एंटीबॉडी में यहाँ के जो सीक्वेंसेस होंगे उनके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं है, दे आर द कांस्टेंट इन नेचर। सेम सीक्वेंसेस क्या होते हैं आपके, पाए जाते हैं। सो यहाँ पर आपने देखा कि कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं, क्यों इसको कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, इनका क्या लॉजिक है, ये आपने यहाँ पे क्या किया, देख लिया। इसके साथ अब हम लोग यहाँ पर आएंगे। आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पास क्या है, 2 लाइट चेन है, 2 क्या है, हैवी चेन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका, सेम है, और इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे दोनों हैवी चेन, दोनों लाइट चेन आपस में जो इंटरेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे सर्टेन काइंड के बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से केमिकल बॉन्ड आपकी एंटीबॉडी में पाए जा सकते हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस कैन नॉट बी फाउंड इन एंटीबॉडी। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप का इंटरेक्शंस या बॉन्ड एंटीबॉडी में नहीं पाया जाएगा। ओके, सो अभी बाकी सारे कंपोनेंट्स बाकी हैं, पहले इनको हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंटरेक्शंस पे।
यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो लाइट चेन होगी उस लाइट चेन के दो आपके फॉर्म होते हैं, एक आपका होता है कप्पा और एक आपका होता है दैट इज द गामा, सॉरी अल्फा। सो ये आपका जो कप्पा और गामा का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। मेजॉरिटी केसेस में लगभग 60% एंटीबॉडी में आपका जो लाइट चेन होगा कैसा होगा, कप्पा होगा। रिमेनिंग जो आपका 40% बचता है उसमें क्या होगा, दैट इज द डेल्टा होगा। लेकिन किसी एक एंटीबॉडी में इन दोनों में से कोई सिर्फ एक ही लाइट चेन पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपका कप्पा हो जाए और यहाँ पे आपका लेमडा हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों ही जो आपकी लाइट चेन होगी वो क्या होगी, आप सॉरी, दोनों ही आपकी जो लाइट चेन होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। या तो आपका कप्पा होगा या तो क्या होगा, आपका लेमडा होगा। ज्यादातर केसेस में लेमडा पाया जाते हैं, कप्पा पाया जाता है 60%, 40% में आपका क्या होगा, लेमडा होगा। ओके। लेकिन यही केस, अभी ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये ह्यूमन बीइंग के केस में है। लेकिन अगर माइस में देखा जाएगा तो ये रेशियो आपका चेंज आएगा। 95% आपका क्या होता है, दैट इज द कप्पा होता है, और नियरली 5% क्या होगा आपका, दैट इज द लेमडा होगा इन केस ऑफ अ माइस। नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, रेशियो ऑफ अ कप्पा एंड लेमडा इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन माइस। मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपका जो कप्पा होगा वो प्रेजेंट रहेगा। आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ अ लाइट चेन, इधर कप्पा और लेमडा, नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट बोथ काइंड। एक ही एंटीबॉडी में दोनों टाइप के लाइट चेन आपके पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो दोनों कप्पा पाए जाएंगे या तो दोनों लेमडा पाए जाएंगे। ओके। सो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा, 60-40 का रेशियो होगा, जबकि माइस के केस में क्या होगा, 95:5 का रेशियो होता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे लिख रखा है हैवी चेन के भी वेरिएबल्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे देखें तो क्या हमारे पास निकल करके आता है कि जो हमारा हैवी चेन है उसमें आपके 5 वेराइटी हैं। कौन कौन वेराइटी हैं, दैट इज द माइक्रो है, गामा है, अल्फा है, डेल्टा है और ईटा है। माइक्रो वाले हैवी चेन से आपका क्या बनेगा, कौन सा एंटीबॉडी बन सकता है, कोई आइडिया बताएगा। हाँ जी। माइक्रो के स्टार्टिंग किससे है, एम से है, तो एंटीबॉडी क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन को आप आईजी लिखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आईजीएम। हाँ जी, ये क्या है, वेरी गुड, गामा मीन्स आईजीजी, आईजीए, चलिए ठीक लग गया, समझ में आ गया। डेल्टा है तो आईजी डी, और ईटा है तो आईजी ई, है ना सिंपल। आप इसको याद रखिए, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप की हैवी चेन से एंटीबॉडी एम का फॉर्मेशन होता है, कौन से टाइप हैवी चेन से एंटीबॉडी ई का फॉर्मेशन होता है। तो इनके ये जो सिंबल लेटर दिए गए हैं इनके नाम से ही है, माइक्रो मीन्स एम, गामा मीन्स जी, अल्फा मीन्स ए, डेल्टा मीन्स डी, ईटा मीन्स ई। सो ये इनके हैवी चेन, मतलब अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि आपका एंटीबॉडी अगर एम है तो वहाँ पे हैवी चेन और लाइट चेन क्या 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 पाया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि एंटीबॉडी एम में जो आपका हैवी चेन होगा वो कैसा होगा, दैट इज द माइक्रो होगा। और लाइट चेन बेसिकली आपका कप्पा या डेल्टा हो लेमडा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कप्पा होना चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। यहाँ ये एंटीबॉडी का लाइट चेन है, लाइट चेन उसके टाइप को डिसाइड नहीं करता है। हैवी चेन का जो जो पॉलीपेप्टाइड होती है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा टाइप का एंटीबॉडी होगा। नहीं नहीं, दोनों में एक ही टाइप का होगा। दोनों आपके होंगे तो माइक्रो होंगे, दोनों आपके होंगे तो गामा होंगे, दोनों आपके होंगे तो डेल्टा मतलब कि अल्फा होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में अल्फा और बीटा हो जाए, मतलब अल्फा और गामा हो जाए, इस तरीके से ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली exactly। मतलब आप ऐसे समझिए कि किसी भी एंटीबॉडी में जो भी आपका लाइट चेन होगा वो दोनों एक जैसा होगा, जो भी आपका हैवी चेन होगा दोनों एक जैसा होगा। दैट इज वाई उनके मॉलिक्यूलर वेट और जो साइज होती है वो सेम होती है।
ठीक है जी। तो एक, नहीं नहीं, हैवी चेन में परसेंटेज कैसे होगा? हैवी चेन में तो एक एक टाइप के एंटीबॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का हैवी चेन पाया जाएगा ना। यहाँ पे ये इसलिए दिया गया है परसेंटेज, क्योंकि ये दोनों दोनों एक ही चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लाइट चेन में दो पॉसिबिलिटी है, कप्पा के भी होने की और लेमडा के भी होने की। जबकि यहाँ पे एक हैवी चेन किसी एक एंटीबॉडी को बनाता है, मतलब एक एंटीबॉडी में 100% प्रेजेंट होगा आपका। जैसे सपोज अगर एंटीबॉडी एम की बात करूं, तो यहाँ पे जो माइक्रो है वो कितना होगा? 100% होगा, दूसरा कोई है ही नहीं। ओहो, वो तो आपके एंटीबॉडी बनने की बात है, यहाँ पे मैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपके बॉडी में इन्फेक्शन अगर होगा, सो सबसे पहला जो एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीबॉडी एम बनेगा, राइट। उसके बाद आपका एंटीबॉडी जो बनता है जी बनता है। तो मल्टीपल एंटीबॉडी आपके सेल्स में बन सकते हैं अपॉन इन्फेक्शन। अगर कोई आपको इन्फेक्शन अगर होता है तो उस पर मोर देन वन एंटीबॉडी बनते हैं। वो हो रही है आपकी एंटीबॉडी बनने की बात। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात, कि किसी एक एंटीबॉडी में सिर्फ एक काइंड का हैवी चेन हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो आपके पास यहाँ से तीन डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, लाइट चेन और हैवी चेन का कॉन्सेप्ट, इन सीक्वेंस का आपका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और इसके साथ साथ में आपने यहाँ पे ये देखा कि हैवी चेन की कौन से टाइप से कौन से टाइप का एंटीबॉडी बनेगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटीबॉडी के रिगार्डिंग में देना चाह रहा हूँ। सो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपका ये है, यहाँ पे पूछा जाता है कि इस एंटीबॉडी में से, मतलब कि एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, इन पांच एंटीबॉडी में से कौन कौन से एंटीबॉडी ऐसे हैं जिनके पास सब क्लासेस होते हैं? ये आपका क्या हो गया? दैट इज द क्लास हो गया। और ये क्या हो गया? दैट इज द सब क्लास हो गया। ओके, तो क्लास एंड सब क्लास। सो एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी अल्फा, एंटीबॉडी मतलब ए, और इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किसके पास हैवी चेन का सब क्लासेस है और किसके पास हैवी चेन का सब क्लासेस नहीं है। तो सिर्फ दो ऐसे एंटीबॉडी हैं जो कि मतलब हैवी चेन है, जिनके की सब क्लासेस पाई जाती है। कौन कौन से? हाँ जी। एंटीबॉडी अल्फा में कौन सा, ए में कौन पाया जाएगा? अल्फा। अल्फा के सब टाइप्स पाए जाते हैं कौन कौन? अल्फा वन, अल्फा टू। ठीक है, क्लियर है जी। इसके बाद वो आता है आपका एंटीबॉडी जी में क्या पाया जाएगा? गामा। तो गामा के सब टाइप्स कौन कौन है? गामा वन, गामा टू, गामा थ्री एंड गामा फोर। तो मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी क्या बनेगा? जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर। यहाँ पे क्या बनेगा? एंटीबॉडी ए वन, एंटीबॉडी ए टू। क्लियर है? बा नहीं, वो तो उनका स्ट्रक्चर हो गया। बाकी जितने भी आपके एंटीबॉडी बचे हैं, तीन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों के पास कोई भी आपका सब क्लास नहीं होता। मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे इन तीनों को साथ में। आईजीएम के पास आपका एंटी हैवी चेन क्या होगा? माइक्रो। इसके पास क्या होगा? ईटा। इसके पास क्या होगा? डेल्टा। इन तीनों के पास क्या है? नो सब क्लास, राइट। इन तीनों के पास कोई सब क्लास नहीं होता, जबकि ये दोनों एंटीबॉडी होते हैं जिनके पास क्या होती है? सब क्लासेस होती हैं। तो सब क्लासेस होने का मतलब ये हुआ कि एंटीबॉडी के सब फॉर्म भी पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एंटीबॉडी जी है, तो एंटीबॉडी जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, ये अलग अलग फॉर्म भी पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, मतलब कि एंटीबॉडी ए जो है वो दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है आपके सेल्स में, एंटीबॉडी जी वन और सॉरी एंटीबॉडी ए वन और एंटीबॉडी ए टू। जबकि अगर आप एंटीबॉडी जी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी जी चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट इज एंटीबॉडी जी वन, एंटीबॉडी जी टू, एंटीबॉडी जी थ्री, एंटीबॉडी जी फोर।
नहीं 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 नहीं, वो वाला सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे अल्फा वन आपका अलग है, अल्फा टू आपका अलग है। इससे आपका बनेगा एंटीबॉडी ए वन, इससे बनेगा आपका एंटीबॉडी ए टू। ये दोनों एक दूसरे के पार्ट नहीं है, ये सब टाइप हैं। क्लियर है जी? ओके। अब आते हैं बॉन्ड्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, उस पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से ऐसे एंटीबॉडी हैं जिनके सब क्लासेस होते हैं। तो जल्दी से याद रखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या है? जी ए। सिर्फ जी ए आपको याद रखना है। जी ए को चाहे आप इजी याद रख लीजिए, जो लोग अच्छे से बुलाते होंगे अपने मतलब जिनको भी इजी करके आप उनको याद रख सकते हैं, या जी ए आप रख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लेकर के। जनरल अवेयरनेस आपकी यही कहती है कि आपको ये याद रखना है कि जी ए ऐसे एंटीबॉडी है जिनका सब टाइप होता है, ये आपके जनरल अवेयरनेस में आएगा। और बाकी तीन आपके एंटीबॉडी ऐसे हैं जिनके पास कोई सब क्लासेस नहीं होती हैं। ये तीनों ही इंफॉर्मेशन से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्यूनोलॉजी वाले सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा। कौन कौन से एंटीबॉडी हैं जिनका सब टाइप होगा, कौन कौन से एंटीबॉडी जिनके सब टाइप्स नहीं होंगे, किस टाइप के हैवी चेन से कौन सी एंटीबॉडी बनी हुई होगी। ओके, सो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स। कोई आइडिया बता सकता है कौन कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे होते हैं? और कोई? ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप ये देख पा रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, राइट। इसके साथ साथ में आपको मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है इम्यूनोग्लोबिन का, ये टर्सरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि किसी भी प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर्स में सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला कौन सा इंटरेक्शन होता है? Which one of the following interactions play major important role in tertiary structure of a protein? हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर का होता है क्या जी? ऐसे बोलोगे? और अमित नंबर कम आया तुम्हारा, गलत बात है ये। नहीं नहीं, पढ़ाई में लापरवाही हो रही है, ऐसे नहीं काम चलेगा। ओके। केमिकल बॉन्ड्स अभी मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे। हाँ जी। हाँ 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 बिल्कुल, तो दिखिएगा ही नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इंट्रैक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी। जब भी कोई थायोल ग्रुप होता है, दो थायोल ग्रुप, राइट, थायोल ग्रुप को आप लिखते हैं एस एच, इसको आप लिखते हैं एच एस। जब भी आपके थायोल ग्रुप होते हैं, इनका जब रिडक्शन हो जाता है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनने वाला जो बॉन्ड होगा इसी को आप बोलते हैं दैट इज द डाई सल्फाइड बॉन्ड। और ये एक कैसा है, दैट इज द कोवलेंट टाइप का कैटेगरी में आता है। तो केमिकल बॉन्ड जो कि आपके एंटीबॉडी इन्वॉल्व होंगे कौन कौन से होंगे, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख ही रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, राइट, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो जाएगा। और कोई बॉन्ड बॉन्ड एक आता है आपका नेगेटिव। हाइड्रोफिलिक का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है बिकॉज कि एंटीबॉडी जो होते हैं उनको वाटर में मतलब इस तरीके से हाइड्रोफोबिक का रोल ज़्यादा प्ले होता है। हाइड्रोफिलिक एज सच मेंशन नहीं होता, बट चूंकि हाइड्रोफिलिक भी टर्सरी स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट माने जाते हैं, मीन्स बॉन्ड का पार्ट माना जाता है, दैट इज वाई आप उसको बोल सकते हैं। बट जो मेजर इंपॉर्टेंट बॉन्ड है वो यही है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक आता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज द सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट लिंकेज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है उसको आप बोलते हैं सॉल्ट लिंकेज। ये चार आपके बॉन्ड हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और सॉल्ट इंट्रैक्शन या सॉल्ट ब्रिज। ये चार आपके बॉन्ड होते हैं जो कि एंटीबॉडी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ओके,
सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको एंटीबॉडी को लेकर के दिया गया। आपसे अगर मैं पूछूं कि एंटीबॉडी को केमिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या ये एक टेट्रामर है? सॉरी, एंटीबॉडी को अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दूं एंटीबॉडी को लेकर के कि ये एक आपका टेट्रामर है, या एक ये डाइमर है। डाइमर में आपके दो कैटेगरी, होमोडाइमर एंड हेटेरोडाइमर। डाइमर हो गया, टेट्रामर हो गया, राइट। आपसे अगर नेचर इनका पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर टेट्रामर। टेट्रामर में आपका आएगा होमो एंड हेटेरो। ये टर्म्स समझ में आते हैं, टेट्रामर और डाइमर? हाँ जी। तो अगर आते हैं तो बताइए। तो बताइए कि आपका एंटीबॉडी क्या है? टेट्रामर है, डाइमर है, क्या है? कौन बोला अभी ये हेटेरोडाइमर कौन? अच्छा, आज कंफर्म हो जाएगा कि टेट्रामर है या डाइमर है? टेट- सतीश अपने आंसर पे टिके हैं। इनका कहना है कि हेटेरोडाइमर होता है, और बाकी लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी दिख रही है कि हेटेरो होमो है कि हेटेरो है कि क्या है। अरे भाई, स्ट्रक्चर होमोडाइमर है। कैसे कैसे दास? खुद को ही नहीं। हेट्रा हेट्रो टेट्रामर, वेरी गुड। मतलब कि अगर 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 यही सवाल आपके सीएसआईआर के पार्ट डी में देता, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कई लोग गलत करके आते। होमोडाइमर है। अच्छा भैया। अच्छा, सिंपली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस एंटीबॉडी का अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाएगा तो यहाँ पर आपको जेल में बैंड कितनी दिखेगी? मान लीजिए ये जेल का आपका लोडिंग वाला एरिया है, मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ता ऑर्डर है। बताइए, अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं किसी भी एंटीबॉडी का, कैसा एसडीएस, एसडीएस कराना रहेगा, तो आपको यहाँ पे कितने बैंड दिखेंगे? अच्छा, अगर भैया ये बताइए, अगर दो बैंड दिख रहा है तो फिर क्यों आप लोग बोल रहे हैं टेट्रामर टेट्रामर? अगर दो बैंड दिख रही है तो टेट्रामर क्यों बोल रहे हैं? आंसर मी। तो आपने होमो होमोडाइमर का मतलब समझते हैं अमित? कोई भी प्रोटीन अगर होमोडाइमर होगी ना तो उसकी बैंड सिर्फ एक आएगी। होमो का मतलब होता है सेम, डाइमर का मतलब होता है दो यूनिट। तो अगर दो यूनिट अगर आपकी सेम है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड एक ही आएगी। और वही हुआ, ये दोनों यूनिट आपकी क्या है, सेम है, दैट इज भाई यहाँ पे एक बैंड आई। और ये दोनों यूनिट आपके सेम है, दैट इज भाई वहाँ पे सिर्फ एक बैंड आई। वैसे इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में
कौन सा बैंड लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा हैवी को? पक्का? और कितने लोग श्योर हैं इस चीज को लेकर के? ये एरो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। आपका मूवमेंट का पॉइंट यहाँ पे है, मतलब सैंपल लोड आपने यहाँ पे किया है। बताओ। चलो नंबरिंग कर देते हैं, ए और बी। अब बताओ। ए हैवी है, ए इजकल टू एच और बी इजकल टू एल। क्लियर है एकदम से? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पे दो बैंड आती है, दैट मीन्स व्हाट? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर हेटेरोडाइमर। क्या कहेंगे इनको आप? हेटेरो दैट मीन्स दो हैं, डाइमर का मतलब हुआ कि ये जो आपको लाइट चेन यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, दोनों आपकी एक ही हैं। दो हैवी चेन जो दिख रही है आपको, वो दोनों आपकी एक ही हैं। सो दैट इज वाई आप इनको क्या बोलेंगे? हेटेरोडाइमर। ये बात अलग है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन यहाँ पे कितने होंगे? फोर। फोर पॉलीपेप्टाइड chain, but they are heterodimer in nature. Two identical light chain, two identical heavy chain. So टू आइडेंटिकल जो हुआ वो वन हो गया, और टू आइडेंटिकल जो हैवी हुआ वो एक हो गया। तो चूंकि हैवी और लाइट में वेरिएशन है, दैट इज वाई हेटेरो। और चूंकि दोनों एक आइडेंटिकल, दैट इज वाई यहाँ पे क्या होगा? एक आइडेंटिकल का एक ये बनेगा, एक आइडेंटिकल का एक ये बनेगा, तो एक कितना हो गया? दो, दैट इज वाई डाइमर। So antibody molecules chemically are glycoprotein heterodimer containing four polypeptide chain having two identical light and two identical heavy chain. इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को। कितने सारे टर्म्स मैंने यूज किए, ध्यान से सुनिए। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर ग्लाइकोप्रोटीन हेटेरोडाइमर having four polypeptide chain having two identical light chain and two identical heavy chain. This is the complete definition of antibody. और आप इस डेफिनेशन से इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ऑप्शंस में आपको होमो, हेटेरो, टेट्रा, डाइमर, मोनोमर ये आएगा, तो ये भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो तो बता लीजिएगा, अभी रुके हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आज के बाद फिर एंटीबॉडी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आज मतलब एंटीबॉडी फाइनल। डाइसल्फाइड बॉन्ड का नंबर काउंट कर रही है क्या? नंबर से वैसे ये नहीं आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, दो टाइप के डाइसल्फाइड बॉन्ड है। एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर और एक है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इन बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो इस डेफिनेशन से जरा हमको बताइए, हैवी हैवी, हैवी लाइट, लाइट लाइट, लाइट हैवी, किसमें आपका इंट्रा बनेगा, किसमें आपका इंटर बनेगा? दिस इज इंट्रा एंड दिस वन इंटर। तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है कैसा है? इंटर। ये वाला जो बॉन्ड है कैसा है? इंट्रा। सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स में ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये वाला कैसा है? इंटर। ये वाला कैसे? इंट्रा। ये वाले कैसे? इंट्रा। ये वाले कैसे? इंट्रा। ये वाले कैसे? इंट्रा। सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, नोन एज द इंट्रा मॉलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा तो उसे आप बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है जी? आगे बढ़े।
पे एक लाइन लिख रखी है कि ये जो वेरिएबल रीजन होता है ये आपका क्या है, एंटीजन बाइंडिंग है। कांस्टेंट जो रीजन है वो क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव है। मतलब कि एंटीबॉडी के फंक्शंस को अगर देखा जाए, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको आईजी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, और इनको दो पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इनके दो फंक्शंस होते हैं, टू फंक्शंस। एक तो होता है क्या, एंटीजन का बाइंडिंग करना, और दूसरा क्या होता है, इफेक्टर फंक्शन। इफेक्टर फंक्शन का मतलब कि जो इनका रोल है, जिसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं। सो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि एंटीबॉडी का कौन सा रीजन एंटीजन से बाइंड करता है और कौन से टर्मिनल से या कौन से डोमेन से इफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, इफेक्टर फंक्शंस बाई सी टर्मिनल डोमेन, while antigen binding by N terminal domain. Antibody has two major functions, that is binding with antigen molecules and perform effective functions. The binding of antigen molecules with the antibody performed by the N terminal domains means this one, ये वाला जो part होगा that is the N terminal domain। और इफेक्टिव जो फंक्शन होगा बायोलॉजिकली, जिस जो जो फंक्शंस आपका एंटीबॉडी का होता है, दैट मीन्स एंटीजन के इफेक्ट को नलीफाई करना, उनके इफेक्ट को ओवरकम करना, ये किसका काम होगा, दैट इज द सी टर्मिनल डोमेन का। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। कुछ बोलिए भाई आप लोग, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या, आवाज़ नहीं आ रही है क्या हमें, हमें अच्छा, दो सवाल पूछ दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पर आपको एंटीबॉडी का वो पार्ट दिखाया जा रहा है जिसको कि आप अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है दैट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, और ये डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और आप इनको FAB के नाम से जानते हैं, और इसको आप बोलते हैं FC रीजन के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो कांस्टेंट वाला रीजन होता है नीचे का ये वाला, इसको आप बोलते हैं FC। FC का फुल फॉर्म होता है फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टल, और फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, IG। FAB रीजन, FC रीजन, राइट। सो ये वाला पार्ट आपको जो कहलाएगा मीन्स यहाँ से लेकर के, मतलब इसको आप बोलते हैं हिंग रीजन। इसके नीचे का पार्ट आपका जो होगा दैट इज द FC रीजन, मीन्स फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, जो कि जिनका क्रिस्टल के फॉर्म में बन सके, जिनको स्टेन किया जा सकता है। और एंटीबॉडी का जो रीजन होगा दैट मीन्स, या एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग या फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग इज द करेक्ट फॉर FAB। और यहाँ पे आपका है दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बता दी है। तो ये दो नए टर्म आपके आए, FAB और FC, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, फ्रेगमेंट ऑफ अ क्रिस्टलाइजेबल, राइट। यहाँ पे जो मैं जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, ये सारे बॉन्ड्स आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ये अब हमको समझाने की जरूरत नहीं है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, दैट इज सल्फर सल्फर के बीच में। सॉल्ट लिंकेज कहाँ कहाँ पे होगा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, दैट इज द फोन मीन्स FON, स्टार्टिंग में ही बताया था, याद है किसी को। हाँ जी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ अकेले दो तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दैट इज द फोन। F मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर जब कभी भी आपका हाइड्रोजन इनसे कोवलेंटली अटैच्ड हो और दूसरा मॉलिक्यूल्स आपका बेसिकली क्या हो, इस तरीके से इनसे इंटरेक्ट हो जाए, तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शंस होता है, उसी को आप बोलते हैं दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से जाना है, बहुत सारे टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जाए। हाँ,
यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच से बन सकता है। चूँकि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। सल्फर सॉरी नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन कहाँ पे? दिस वन। ऑक्सीजन कहाँ पे? दिस वन। यहाँ पे फ्लोरीन का कोई रोल नहीं है। वो मैंने आपको ये बताया कि ये तीनों एलिमेंट हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है? हुँ। एफसी रीजन का फंक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगी ये जो बायोलॉजिकली एक्टिविटी होती है एंटीबॉडी का, बायोलॉजिकल फंक्शन से एंटीबॉडी का क्या-क्या होता है? एंटीबॉडी के थ्रू कई सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे ऑप्सोनाइजेशन का नाम अगर सुना होगा आपने, नाम सुना है? ऑप्सोनाइजेशन या एंटीबॉडी एक्टिवेशन का जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम आता है, या फिर आपने एडीसीसी का नाम सुना है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। यस, तो ये सारे जो क्या हैं फंक्शंस हैं, वो सारा एंटीबॉडी का वो सारा काम जो कि वो इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी पाथवे को एक्टिवेट करने में, राइट? जैसे कि आपने अभी देखा होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में एंटीबॉडी रोल प्ले करता है। तो जितने भी बायोलॉजिकली इफेक्टिव फंक्शंस होते हैं वो सब यहीं से परफॉर्म किए जाते हैं। इनका काम है एंटीजन से बाइंड करना। एंटीबॉडी मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शंस, लीजिए नाम भी आपके पास सामने यहाँ पर आ गया कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि एंटीबॉडी के थ्रू क्या किए जाएंगे, मीडिएट किए जाएंगे। ओके, सो पहला है ऑप्सोनाइजेशंस। कोई बताना चाहेगा ऑप्सोनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए तो बटरिंग करना। मतलब जब कभी भी कोई भी माइक्रोफाजेस सेल्स जो होती हैं या फिर आपकी मतलब ऐसी सेल जो कि किसी डिजीज को या किसी इन्फेक्शियस एजेंट को क्या करती हैं, इंगल्फ कर रही होती हैं, किल कर रही होती हैं, तो ये एंटीबॉडी उनके उस किलिंग या इंगल्फिंग के रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है। ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हैं दैट इज द ऑप्सोनाइजेशन। सो एंटीबॉडी जो होता है वो उस एक्टिविटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है, दैट इज नोन एज द ऑप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडी मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी बॉडी में पाया जाने वाला प्रोटीन का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डिफेंस में क्या करता है, काम करता है। उन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में एंटीबॉडी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडीसीसी दैट इज क्या है फुल फॉर्म? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। मतलब कि एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने देखा है नेचुरल किलर सेल्स, राइट? तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करता है, सेल को मारता है। या आपने देखा है टीसी सेल्स, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये भी सेल को क्या करता है, किल करता है। तो जब इनके किलिंग वाले प्रॉपर्टी में या किलिंग वाले वर्क में एंटीबॉडी भी क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट हो जाए सेल साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि सेल को मारने वाली का जो काम है उसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को आप ईडीसीसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांससाइटोसिस। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एंटीबॉडी अक्रॉस द एपिथेलियल लेयर। मतलब कि एंटीबॉडी का एपिथेलियल लेयर के से क्रॉस करके चले जाना, जहाँ पे आपका कोई भी डैमेज हो रहा है या जहाँ पे कोई आपकी सेल्स खराब हो रही हैं, वहाँ पे जा करके जो डिब्रीजेज हैं या जो इन्फेक्शंस हो रहा है उनको क्या करना, ख़त्म कर देने की प्रोसेस को आप बोलते हैं दैट इज द ट्रांससाइटोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है मतलब कि सिस्टम में एपिथेलियल लेयर का, और इस एपिथेलियल लेयर से क्या करिए, निकल करके बाहर चला जाए एंटीबॉडी, मतलब वहाँ से मूव कर जाए, तो उसको आप बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिवेट मास्ट एंड बेसोफिल सेल्स। और ये दोनों ही सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में हेल्प करते हैं, मीन्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इतना सारा फंक्शंस आपका करता है कौन, दैट इज द एंटीबॉडी। और उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एंटीबॉडी का कौन सा डोमेन रिस्पॉन्सिबल है, सी टर्मिनल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किससे परफॉर्म किए जाएंगे, दिस वन। सो इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देख लिया, उनके बारे में हमें आपने जान लिया और उनका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है।
अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर के या उनकी समझ को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा जल्दी बताइए। एडीसीसी का मतलब होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, मतलब कि जो नेचुरल नॉर्मली जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होती हैं या माइक्रोफाजेज सेल्स होती हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। उनके इस एबिलिटी में जब एंटीबॉडी आपका क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए और वो एबिलिटी और बढ़ जाए, अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो उसको आप बोलते हैं एडीसीसी। अभी यहाँ पे तो एडीसीसी का फिगर नहीं है। फिगर देखिए ऐसे होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए कोई आपका एंटीजन मॉलिक्यूल है, राइट, और ये आपकी कोई क्या है, माइक्रोफाजस सेल्स है। ये माइक्रोफाजस सेल्स बेसिकली इसको क्या करती है, इंगल्फ करती है, राइट। लेकिन जब इस माइक्रोफाजस सेल्स के सरफेस पे आपका एंटीबॉडी इस तरीके से क्या हो जाए, अटैच हो जाए और इसको क्या करे, ये बाइंड कर ले, मतलब इस तरीके से इंट्रैक्शन कर ले, और तब इसको अच्छे से तरीके से क्या करे, हेल्प करे। या कह सकते हैं कि जो आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, यही एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्या करे, एंटीजन को कैरी आउट किया रहे, और जो कि इस सेल को रिप्रेजेंट करता हो और इसको क्या करे, माइक्रोफाजस सेल्स इंगल्फ कर जाए, उसको आप बोलते हैं एडीसीसी। तो एंटीबॉडी के हेल्प की वजह से माइक्रोफाजस सेल्स की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, या उनका काम करने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द एडीसीसी, नथिंग एल्स, बस इतना होता है। चलिए आगे मूव करते हैं, अगर बाकी और कोई क्वेरी रहेगी तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज द एंटी बॉडी क्लासेस। कौन कौन से एंटीबॉडी आपके पास यहाँ पे हमारे सेल से पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने पहले ही देखा, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग क्या है, दैट इज द यूटिलिटी होती है सेल्स में। सो नंबर पहला है दैट इज एंटीबॉडी जी। कभी कभी आपसे इनके कॉन्सेंट्रेशंस को लेकर के पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आप उसको याद रख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है गम डे। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी जी, फिर एंटीबॉडी ए, फिर एंटीबॉडी एम, फिर एंटीबॉडी डी, फिर एंटीबॉडी ई। आप इसको अपने भाषा में गम दे रख सकते हैं, है ना। वैसे भी दुनिया में खुशी देने वाले कम हैं, परेशानी देने वाले ज़्यादा हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए, गम डे। गम डे फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। ब्लड में हाईएस्ट परसेंटेज में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन है, दैट इज द एंटीबॉडी जी। लोएस्ट परसेंटेज पाया जाने वाला कौन, दैट इज द एंटीबॉडी ई। अगर आपसे ऑर्डर पूछता है तो आप ये ऑर्डर याद रखिएगा, गम डे, GAMDE। और अगर आपसे मॉलिकुलर वेट पूछता है तो उसके लिए आपके पास ऑर्डर हो जाएगा मे डॉग, MEDAG। सबसे हाईएस्ट मॉलिकुलर वेट किसका है, एम का, देन ई का, फिर इसके बाद डी का, फिर इसके बाद ए का, फिर इसके बाद जी का। इसको कहीं आपको लिख लीजिएगा कि ये आपके उसमें मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं, और ये रफ में कर दूंगा। तो कॉन्सेंट्रेशंस के लिए गम डे और मॉलिकुलर वेट के लिए मेटा। लिख लिया जी। चले आगे चले। ओके। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एंटीबॉडी जी, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, अबाउट 80% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है, और टोटल एंटीबॉडी का 80% सिर्फ अकेला एंटीबॉडी जी क्या करता है, कवर करता है। देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंटीबॉडी जी सब क्लासेस, जिसको कि आप G1, G2, G3, G4 के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी G1, G3 एंड G4 आर क्रॉस द प्लेसेंटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट ऑल्सो। कौन कौन से एंटीबॉडी हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी एम, ऐसे ऑप्शन रहेगा। पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द मदर प्लेसेंटा। सो उसके लिए ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, दैट इज एंटीबॉडी जी। और अगर थोड़ा टफ बनाएगा तो आपको ऑप्शन देगा, दैट इज G1, G2, G3 एंड G4। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट इज G2। ये G2 आपका क्या है, मिसिंग है। बाकी तीन के तीन, मतलब G1, G3,
G4 ये सब मदर के प्लेसेंटा से जो बेबी उनके बॉडी में डेवलप कर रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज मदर की बॉडी से आया हुआ ये एंटीबॉडी जी होता है, वही उस चाइल्ड को इम्यूनिटी देने का क्या करता है, काम करता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है और उसमें से कौन से सब टाइप्स हैं। आपसे ये नहीं पूछा है कौन सा करता है, आपसे पूछा है कौन सा नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा सिर्फ एंटीबॉडी टू है, G2, जो कि ट्रांसफर मीन्स क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, IG3 इज द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। चारों एंटीबॉडी में से सब टाइप्स एंटीबॉडी G1, G2, G3, G4, एंटीबॉडी जो G3 होता है सबसे अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में क्या करता है, काम करता है। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम से ही लिया गया है, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन करके आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी जी कैन एक्टिवेट मोस्ट इफेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। वहाँ पे आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके मिलेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, G3 जो है वो सबसे अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। सो दीज ऑल पॉइंट्स अबाउट द एंटीबॉडी जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एंटीबॉडी M, IgM. So IgM is the first immunoglobulin class produced in a primary response to an antigen. किसी के भी बॉडी में कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल एंटर करेगा जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो सबसे पहला बनने वाला जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, दैट इज द एंटीबॉडी एम होता है, राइट। एंटीबॉडी एम बनेगा। एंटीबॉडी एम अकाउंट्स 5 to 10% ऑफ द टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। एंटीबॉडी जो है मतलब एंटीबॉडी एम जो है वो 5 से 10% क्या करेगा, टोटल जितने भी एंटीबॉडी पाए जाते हैं उसमें ब्लड में, उसका 5 से 10% क्या करता है, कंटेन करता है। पेंटामेरिक कैन बाइंड 10 एंटीजन मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाएंगे, नॉर्मली रफ के लिए अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इनके पास इस तरीके से क्या होते हैं, पेंटामर्स होते हैं लाइक दैट। तो 1, 2, 3, एक और 4, 5 ऐसे। तो यहाँ पे एक एंटीजन, यहाँ पे एक एंटीजन, यहाँ पे 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 एंटीजन, यहाँ पे। तो चूंकि वन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू एंटीजन मॉलिक्यूल, सो पेंटामेरिक का मतलब होता है दैट इज अ 5 चेन। तो 5 = कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10। सो ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन बाइंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई। याद रखिएगा एंटीबॉडी एम जो है जिसका नेचर कैसा होता है, पेंटामेरिक, मतलब यहाँ पे 5 आपके एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है, दैट इज बाई 10 एंटीजन से क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। नेक्स्ट है एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी ए कंस्टिट्यूट्स लगभग 10 से 15% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। आपके सेल्स में पाया ब्लड में पाए जाने वाले टोटल एंटीबॉडी का 10 से 15% लगभग आपका एंटीबॉडी ए जो है वो पाया जाता है। एक्सटर्नल सिक्रीशन सच एज ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस ऑफ द ब्रोंकियल और जेनेटोयूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपके बॉडी के जितने भी एक्सटर्नल सिक्रेटरी मटेरियल्स हैं उन सभी में आपका एंटीबॉडी ए जो होता है वो पाया जाता है। फीडिंग के टाइम पे न्यूली बॉर्न बेबी को, मतलब जिसे आप न्यूनेट या इन्फेंट बोल सकते हैं, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जो ट्रांसफर होती है मदर की बॉडी से, दैट इज मिल्क के थ्रू, वो है एंटीबॉडी ए। दैट इज वाई गवर्नमेंट एंड मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है कि स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जो बेबी न्यूली बॉर्न बेबी होती है, उनको मदर का मिल्क मिलना ज़रूरी होता है, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट के साथ साथ में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, बिकॉज उस टाइम पे उनकी एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई रहती है। तो मदर की बॉडी से ही उनको एंटीबॉडी जो है जाता है, जो कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये कौन सा एंटीबॉडी है, दैट इज एंटीबॉडी ए। पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, आईसीएमआर से लेकर के सीएसआईआर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कौन सा एंटीबॉडी है जो कि जिसको कि आप सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, या फिर जो कि सलाइवा में, टीयर्स में, मदर्स मिल्क में, इन सब में पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिए, एंटीबॉडी ए। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है अलग अलग एंटीबॉडी के, और यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया जा रहा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका जो कि डाइमर या पेंटामर के फॉर्म में होते हैं, और कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि मोनोमर के फॉर्म में होते हैं। सो फिगर दिख रहा है सही तरीके से, या जूम करूँ? पक्का ना? ओके। सो यहाँ पहला वाला फिगर है एंटीबॉडी जी का,
जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ ये आपका एक ऐसे मोनोमर मोनोमर के फॉर्म में है, तो एक एंटीजन आपको यहाँ बाइंड करेगा, एंटीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, राइट। जैसा स्ट्रक्चर अभी आप देख करके आए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लाइक दैट। एंटीबॉडी डी है, ये भी मोनोमर के फॉर्म में, एंटीबॉडी ई है, ये भी मोनोमर के फॉर्म में, मतलब ये सभी एंटीबॉडी सिंगल, मतलब दो दो एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। सो मोनोमेरिक एंटीबॉडी कैन बाइंड टू एंटीजन मॉलिक्यूल्स विद टू आर्म्स। सो यहाँ पे एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, ये सब क्या है, मोनोमर के फॉर्म में। एंटीबॉडी ए जो है वो क्या है, डाइमर है, मतलब कि ये दो एंटीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे और दो एंटीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड कर पाएगा। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड बाय, जो कितना रात को ज्वाइन करना चाह रहा है, 11 बजे क्लास कौन ज्वाइन कर रहा है, ओके। सो एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी ए जो है वो कैसा है, डाइमर के फॉर्म में है, और डाइमर के साथ साथ में मतलब यहाँ पे आपका ये चार एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर पाएगा। जबकि एंटीबॉडी जो एम है वो कैसा है, पेंटामर है, 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, एक इंडियन मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक इंडियन मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सो टोटल 10 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, 10 नंबर ऑफ इंडियन मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है, ये बाइंड कर पाएगा। यहाँ से इस फिगर से आपको देखिए सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर पहला, कि कौन से एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, पहला सवाल। तो आंसर होगा उसके लिए एंटीबॉडी ए। सॉरी, जब आप लोगों को आप लोगों को जब ये नोट्स मिलेगा, इस नोट्स में आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा डाइमर के फॉर्म में। आपको याद रहेगा कि ये डाइमर है, इसका मतलब ये चार एंटीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। इसको आप लिख लीजिएगा क्या, दैट इज द पेंटामर के फॉर्म में, मतलब कि 10, 5 पेंटामर है, दैट मीन्स 10 एंटीबॉडी से बाइंड कर, एंटीजन से बाइंड कर पाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मोनोमर, मतलब कि सिर्फ दो एंटीजन मॉलिक्यूल से। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं। पहला सवाल होगा ये, कौन से एंटीबॉडी के पास डाइमर है, मतलब कि डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, एंटीबॉडी ए। कौन सा पेंटामर के फॉर्म में पाया जाता है, एंटीबॉडी एम। मोनोमर के फॉर्म में पाया जाने वाले एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई। इनको याद रखने का तरीका क्या है, डेग, DEG, ठीक है जी। और इनको याद रखने का तरीका क्या है, मा, MA। तो मा मीन्स पेंटामर है और ए मीन्स दैट इज डाइमर है। उसको आप याद रखिएगा इन दोनों को, क्योंकि इन्हीं में से कन्फ्यूजन आपको बनता है कि कौन सा वाला डाइमर है वो पेंटामर में होता है, कौन सा वाला मोनोमर के फॉर्म में होता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला, मतलब ट्रिक आपको बता दिया। ये ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंगली और भी कुछ बना सकते हैं, बट आपको इन कन्वीनियंस के लिए मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पे है, एक चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, हिंग रीजन। अभी इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, हिंग रीजन क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या सिग्निफिकेंस है। बट अभी के लिए आप पहले समझिए कि 5 एंटीबॉडी जो आपके पाए जाते हैं, उन पांचों एंटीबॉडी में से सिर्फ 2 एंटीबॉडी हैं जिनके पास ये हिंग रीजन पाया जाता है, दैट इज द एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए। फिर से आ गया आपका जनरल अवेयरनेस, जी फॉर द हिंग रीजन, ओके। हिंग रीजन क्यों है, क्या है, ये अभी हम लोग बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले जो जहाँ से सवाल आते हैं पहले उनको आप ध्यान दीजिए। ओके, तो हिंग रीजन हो गया। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपके पास आता है कि कौन कौन से एंटीबॉडी के पास जे चैन या एक्स्ट्रा चैन पाई जाती है। तो फिर से आपका वही आएगा, दैट इज द MA मीन्स मा। इसके पास भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैन है, जे चैन, जो कि जे चैन का मतलब होता है ज्वाइंट चैन। दोनों मोनोमर यूनिट को बाइंड ज्वाइन करने वाले चेन को जे चेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है जे चेन, जो कि आपका ज्वाइन कर रहा है। सो बेसिकली आपके पास जो एंटीबॉडी को लेकर के सवाल जो बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, कौन से एंटीबॉडी हैं जिनका सब क्लास नहीं होता, कौन से एंटीबॉडी है जिनके पास डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन से एंटीबॉडी हैं जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, कर सकता है, कौन सा एंटीबॉडी का सब टाइप है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता, कौन सा एंटीबॉडी है जिनके पास हिंग रीजन पाया जाता है या हिंग रीजन नहीं पाया जाता। इस तरीके से एंटीबॉडी से कम दसियों सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा एंटीबॉडी है जिसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है, कौन सा एंटीबॉडी जिसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है ब्लड सेल्स में,
सो इस टाइप के सवाल आपके एंटीबॉडी से बड़े ही फ्रिक्वेंटली बनते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देख लिया, होपफुली कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि स्ट्रक्चर से क्या क्या सिग्निफिकेंस बनता है। अभी आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। सो एंटीबॉडी ई मीडिएट द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो एक हमारी बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस होती है। सेंसिटिविटी हमारी बॉडी की पहचान है, राइट। वी आर द लिविंग बींग्स एंड उसके होने की वजह से हम सभी लोग क्या है, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसके लिए सेंसिटिव है। जैसे लाइक एज अगर हमें कोई धूप लग रही है हमें पता चल रहा है, हमें कोई स्मेल आती है हमें पता चलता है, हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मन खुश और दुखी होता है, राइट। हवा चलती है तो हमें पता चलता है। तो हम सभी लोग के पास सेंसेशन है। जब कभी भी किसी इंडिविजुअल्स को किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के सेंसिटिविटी हाइपर हो जाए, जैसे बोलते हैं ना कि केयर करना ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा केयर करना कभी कभी आपको टेंशन दे देता है। जैसे मम्मी लोग होती हैं, उनका उनका केयर बड़ा अलग टाइप का होता है, मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान होती हैं, कभी कभी उस परेशानी से भी हमें और आपको उलझन होने लगती है कि यार इतना परेशान क्यों है, हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब कभी भी कोई इंडिविजुअल किसी एक चीज़ को लेकर के सेंसिटिव के बजाय हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उस केस को बेसिकली आप हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए धुएं से सबको प्रॉब्लम है या डस्ट से सबको प्रॉब्लम है, हम सभी लोगों को डस्ट क्या है, परेशान करता है। लेकिन यही डस्ट जब किसी बॉडी में, किसी इंडिविजुअल्स की बॉडी में ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दे, मतलब उनकी बॉडी डस्ट को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो जाए, जिस जिस डस्ट के कंसंट्रेशन पे हम और आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उसी डस्ट के कंसंट्रेशन पे जो जो इंडिविजुअल डस्ट को लेकर के हाइपर सेंसिटिव है उसकी बॉडी में का रिस्पॉन्स अलग होगा। उसको आप बोलते हैं दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो एंटीबॉडी ई जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला क्या है, एंटीबॉडी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। एंटीबॉडी डी का अब तक कोई ऐसा फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नोन नहीं है। ये लगभग 30 ग्राम पर ml ऑफ कंसिस्टेंट इज अबाउट 0.2% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबिन। सबसे लोएस्ट कंसंट्रेशन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ओके यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है पांचों एंटीबॉडी का फिर से, और आपको बताया जाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो जे चेन और सेक्रेटरी चेन उनका क्या फंक्शन है और क्या मतलब इनका सिग्निफिकेंस है। सपोज कि अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इन तीनों एंटीबॉडी का अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो कितनी बैंड बननी चाहिए। हाँ जी, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी का अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो कितना बैंड बनेगा। 2 बैंड। चलिए वेरी गुड। और एक बैंड किसका होगा, लाइट का। एक किसका होगा, दैट इज द हैवी का। अगर मैं एंटीबॉडी एम की बात करूं तो क्या बताएंगे। अरे बाकी लोग सभी सवाल है, सिर्फ सतीश से ही नहीं। अच्छा, पहले पहले तो मुझे ये बताइए कि एंटी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर है कि नहीं है। पक्का नो। तब काहे के लिए प्रॉब्लम हो रही है भाई। ऑब्वियसली डाइसल्फाइड मतलब कि आप जब एसडीएस कराएंगे सारी की सारी प्रोटीन नेटिव फॉर्म में आ जाती है भाई। मतलब सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डिग्रेड हो जाता है। तभी तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होकर के आपका आ रहा है, नहीं तो कहाँ से आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था सभी लोगों को, पास के स्टार्ट में जब किया था, कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो आपके मन में जो कॉन्सेप्ट है आप उसको बोला कीजिए, इस बात को डरे बगैर कि ये सही होगा या गलत होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपको एक्चुअली में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आप बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे चीज़ों को आपको समझाने में थोड़ा आसानी होती है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है फिर भी आप उसको बोलिए कि सर मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा होना चाहिए, सही है गलत है आई विल डिसाइड। बट आप बोलिए, आपके बोलने का जो मतलब शो है वो आना चाहिए। 2 बनेंगे पक्का। अरे भाई इतने इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और सबके सब एकदम मास्टर्स डिग्री होल्डर और अच्छी अच्छी जगह से काम कर रहे हैं। दास हैं, रानू हैं, दृश्या हैं, केसरी, ज्योति हैं, रितु हैं, अमित हैं।
अनामिका हैं, सतीश हैं, बहुत लोग जुड़े हैं भाई। बताइए कितना बैंड आएगा? 2 बैंड, चलिए भाई 2 बैंड। वेरी गुड, मेजोरिटी है। 2 बैंड पे मोहर लगा दिया जाए। मतलब सबके सब फेल हैं। कैसे? देखिए, ये जो जे चेन होती है ना, ये भी आपकी पेप्टाइड चेन होती है। कि क्या होती है? तो आपके पास यहाँ पे जब आप एंटीबॉडी एम का कराएंगे तो एंटीबॉडी एम के लिए 3 बैंड आएगी। किसकी किसकी आएगी, ध्यान से देखिए। एक आएगी आपकी जे चेन की, एक आएगी आपकी हैवी चेन की, और एक आएगी आपकी लाइट चेन की। यहाँ पर आपके 2 पेप्टाइड होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा, इसका थोड़ा कम रहेगा, इसका और कम रहेगा। सो एंटीबॉडी में, मतलब एंटीबॉडी एम में पाया जाने वाला जो जे चेन है, इट्स पॉलीपेप्टाइड, मीन्स पेप्टाइड चेन। सो जब कभी भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे एंटीबॉडी एम का, तो यहाँ पे 3 बैंड आएगी, न कि 2 बैंड आएगा। दैट इज वाई मैंने फिगर यहाँ पे लगाया, 3 बैंड वाले सारे सब एक जैसे, और अलग अलग बैंड वाले यहाँ पे एक जैसे। अब इस चीज को याद रखिएगा। अब बताइए एंटीबॉडी ए में कितना बैंड आएगा? सोच समझ के बताइए भाई। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। और अगर और अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो उसका कुछ मीन होता है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अप्रोच कहाँ तक जा पा रहा है। आप फट देना ऐसे। वेरी गुड। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो यहाँ पे बैंड बेसिकली 4 बनेगा। कौन कौन बनेगा? एक बनेगा आपका हैवी चेन, एक बनेगा आपका लाइट चेन, एक बनेगा आपका सेक्रेटरी का, और एक बनेगा आपका ज्वाइनिंग का। ये भी आपका प्रोटीन है, ये भी आपका प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये तो प्रोटीन है ही। सो वेन एवर एंटीबॉडी, यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी ए का 2 फॉर्म होता है। एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, एक प्लाज्मा वाली होती है। प्लाज्मा वाले में सेक्रेटरी कंपोनेंट नहीं पाया जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर देते हैं। एंटीबॉडी ए हैज 2 फॉर्म, एक प्लाज्मा और एक सेक्रेटरी। सिक्रीशंस में बनेगा तब, जैसे अगर मदर के मिल्क से ट्रांसफर होने वाली अगर एंटीबॉडी की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बैंड आएगा। इंडिविजुअल्स की बॉडी में प्लाज्मा पाए जाने वाले होंगे, उनके 3 बैंड आएगा, क्योंकि वहां पे ये वाला कंपोनेंट मिसिंग होता है। तो सेक्रेटरी एंटीबॉडी में 4 बैंड। कैसे कैसे? हैवी, लाइट, जे, एस। यहाँ पे 3 बैंड। कैसे कैसे? हैवी, लाइट, जे। सो आपने देखा यहाँ पे कि 5 जो आपके एंटीबॉडी हैं, उनके इलेक्ट्रोफोरेटिक बैंड में वेरिएबिलिटी है। और ये वेरिएबिलिटी से सवाल आपसे पूछा जाता है। दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पे फोकस कराया और जानने की कोशिश की कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अननोन कंपाउंड का, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट या डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या करते हैं जानते हैं। उसमें आप मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन माइग्रेशन होता है। किसी भी जेल में जो आपका ये वाला एंड होता है, मीन्स नीचे वाला, जहाँ से पोरिंग की जाती है, उसके नीचे की तरफ जब आप आएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होंगे सबसे नीचे की तरफ आएंगे, हैवियर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे ऊपर की तरफ आएंगे। माइग्रेटरी मूवमेंट जो होगा, सबसे लोएस्ट पार्टिकल का मॉलिक्यूलर साइज छोटे वाले का सबसे हाईएस्ट होता है। सो अगर दो कोई मॉलिक्यूल जो कि जिनमें डिफरेंसेस होते हैं मॉलिक्यूलर वेट का, अगर आप उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो वो उनको क्या करता है, सेपरेट आउट कर देता है। तो यहाँ पे जब आप एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी का कराएंगे तो सिर्फ आपको 2 बैंड देखने को मिलेगा। एक बैंड आपका मिलेगा इन दोनों का, जो कि आपके क्या होंगे, लाइट चेन होंगे, और एक बैंड मिलेगा आपका इन दोनों जो कि आपकी हैवी चेन होंगे। एंटीबॉडी एम का कराएंगे तो 3 बैंड मिलेगा, दैट इज लाइट चेन, हैवी चेन और जे चेन। एंटीबॉडी ए में सेक्रेटरी एंटीबॉडी का कराएंगे तो 4 बैंड मिलेगा, प्लाज्मा वाले कराएंगे तो 3 बैंड मिलेगा। एंड होपफुली कि अभी आपको बैंड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। पक्का ना? पक्का। चलो भाई, अब आता है अगला पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे दिया जा रहा है कि एंटीबॉडी का जब कुछ केमिकल से डाइजेशन कराया जाता है, तो उस केमिकल के डाइजेशन के टाइम पर बनने वाले जो फ्रेगमेंट होंगे और उनसे बनने वाले जो आपके बैंड होंगे, उन बैंड को लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि उनका जो फ्रेगमेंट है कब कैसे कैसे बनेगा और किसके किससे आप ट्रीट कराएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि इनसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग करने वाला होता है। बच्चे यहाँ पे परेशान भी हो जाते हैं और गलती करके चले जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैंने तो थोड़ा सही किया था, कैसे ये गलत हो गया। तो देखिए ये आपका नॉर्मल एक एंटीबॉडी है। पहला केमिकल है पेप्सिन। पेप्सिन एक क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन से जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये पेप्सिन क्या करेगा, आपका डाइजेशन करेगा किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग सही से लिख लीजिएगा। पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। यहाँ पे दो बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करेगा, ये तोड़ेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, इसका मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा। ओके। और इनका जो तोड़ने का तरीका है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक आपका बनेगा दैट इज दिस वन, और यहाँ पे बनेगा एफसी रीजन। एफसी रीजन में कोई फ्रेगमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे एफसी फ्रेगमेंट में नो। यहाँ वाला जो रीजन होगा सब पूरा का पूरा क्या होता है, सब ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट आपका दिखता नहीं, बनता नहीं है। तो नो एफसी रीजन। एंड एक आपका बनेगा कौन, दैट इज एफ ए बी। उस एफ ए बी को लिखते कैसे हैं, एफ ए बी का होल ट्वाइस। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये ए बी है आपका रीजन, एक ए बी ए है, एक ए बी आपका ए है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक में ही है। तो एक ही आपका फ्रेगमेंट है और एक फ्रेगमेंट में ही आपके क्या है, ए बी के दो कंपोनेंट हैं। दैट इज वाई इसको लिखा जाता है एफ ए बी का होल ट्वाइस। याद रखिएगा, आगे भी आपका बनेगा टू एफ ए बी भी बनता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो जाता है। ओके। तो जब कभी भी एंटीबॉडी को पेप्सिन से डाइजेस्ट कराएंगे तो पेप्सिन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यहाँ पे नो एफ सी फ्रेगमेंट विल फाउंड। आपका एक बनेगा एफ ई रीजन, जिसमें आपका, जिसको आप लिखेंगे एफ ए बी का होल ट्वाइस। एक एफ ए बी ये हो गया, एक एफ ए बी ये हो गया, एक ही मॉलिक्यूल में है। दैट इज वाई आप इसको लिखते हैं एफ ए बी का होल ट्वाइस। नो एफ सी रीजन, यहाँ पे लिख लेंगे नो। ओके। नेक्स्ट है पेपाइन। पेपाइन भी आपका डाइसल्फाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। ये भी आपका प्रोटियोलाइटिक क्या है, एंजाइम है। ओके। सो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फ्रेगमेंट कितना बना, फ्रेगमेंट सिर्फ एक बना। तो इसको अभी मैं आगे दिखाऊंगा अभी लिख करके भी, कि जब आप पेप्सिन से डाइजेशन कराएंगे तो फ्रेगमेंट कितना बनेगा भैया, वन फ्रेगमेंट। कितना बनेगा, वन फ्रेगमेंट। नाम कैसे लिखेंगे, एफ ए बी का होल ट्वाइस। पेपाइन से डाइजेशन कराएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये। मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा, पेपाइन से कराने पर थ्री फ्रेगमेंट, तीन एफ लिख सकते हैं आप। और ये जो तीन एफ है उसमें से दो क्या है, तीन एफ में से डिवीजन है, दो क्या है आपके एफ ए बी हैं। लिखिए यहाँ पे एक एफ ए बी ए है, एक एफ ए बी ए है। तो कैसा हो गया, टू एफ ए बी। यहाँ पे था एफ ए बी का होल ट्वाइस, यहाँ पे है टू एफ ए बी। और प्लस एक क्या है आपका, दैट इज द, एक क्या है, एफ सी, एफ ए बी और एफ सी। ओके। जब बीटा मर्केटोथेनॉल से कराएंगे, एक केमिकल है जो कि डाई सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक डाई सल्फाइड बॉन्ड। जितने भी डाई सल्फाइड बॉन्ड लगे हैं सब के सब टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तो क्या होगा भैया, ये वाले स्ट्रक्चर पे आइए, जब टूटेंगे तो क्या होगा, ये दोनों फ्री हो जाएंगे और ये दोनों भी फ्री हो जाएंगे। यही आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो ठो आपका लाइट चेन बन जाएगा, दो ठो आपका हैवी चेन बन जाएगा। ओके। तो जब आपका बीटा मर्केटो इथेनॉल से कराया जाएगा तो फ्रेगमेंट कितना बना भैया, यहाँ पे फोर फ्रेगमेंट। और फोर फ्रेगमेंट का फिर से कैसा हुआ, टू लाइट चेन और टू आपका क्या हुआ, हैवी चेन। बात समझ आई। इतना सन्नाटा क्यों है। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है पेपिन से कराने पर और पेप्सिन से भी कराने पर। पेप्सिन से जब आप कराते हैं डाइजेशन तो वहाँ पे आपका सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनता है, एफसी रीजन नहीं बनेगा। और जो एक फ्रेगमेंट बनेगा उसको आप लिखते हैं एफ ए बी का होल ट्वाइस। जबकि आप पेपाइन से कराते हैं तो वहाँ पे
3 फ्रेगमेंट बनता है, जिसमें से 2 फ्रेगमेंट आपके क्या होंगे, एफ-ए-बी, और 1 फ्रेगमेंट होगा आपका एफ-सी। जबकि अगर आप बीटा मर्केटोथेनॉल से कराते हैं डाइजेशन, तो उस केस में क्या होगा, आपके सारे के सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बीटा मर्केटोथेनॉल इज अ केमिकल विच हैज एबिलिटी टू ब्रेक ऑल द डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। सो आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जब आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, तो लाइट चेन, हैवी चेन, लाइट चेन, हैवी चेन, सारे इंट्रैक्शंस फ्री हो जाएंगे। तो सारा आपका दोनों लाइट चेन फ्री हो जाएगा, दोनों हैवी चेन फ्री हो जाएंगे। तो वहाँ पे 4 फ्रेगमेंट बनेगा। लेकिन 4 फ्रेगमेंट में से अगर आप ग्रुपिंग करेंगे तो 2 आपका क्या आएगा, लाइट का आएगा, 2 आपका क्या आएगा, हैवी का आएगा। क्लियर है जी? वही तो बता रहा हूँ, पेपिन से जब कराएंगे 3 फ्रेगमेंट बनेगा। नहीं भैया, उसमें सिर्फ आपका पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, डाइसल्फाइड नहीं टूटेगा। लिखा है वहां पे। पेप्सिन और पेपाइन दोनों ही प्रोटियोलाइटिक काइंड के एंजाइम है। दोनों ही पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दोनों के लिए बताया। नहीं 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 नहीं, अलग अलग है। पेपाइन से डाइजेशन अलग है, पेप्सिन से अलग है, और बीटा मर्केटोथेनॉल से अलग है। चलिए, और कोई डाउट है? ओके। तो यहाँ पर आपको दिया जाता है ऐसे एक एक कंडीशन करके। सपोज फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है। पूछा जाएगा कि अगर आपको कोई एक नॉर्मल एंटीबॉडी है, उसको बीटा मार्केटोथेनॉल से कराते हैं, तो वहाँ पे कितने फ्रेगमेंट बनेंगे और कितने बैंड बनेंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ फ्रेगमेंट की बात कर रहे थे, अब बताएंगे हम लोग यहाँ पे बैंड पे भी, इलेक्ट्रोफोरेटिक बैंड पे, कि कितना आपका बैंड यहाँ पे बनना चाहिए, और क्या आपका यहाँ पर आना चाहिए। ओके, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। नहीं, पहले इसके स्ट्रक्चर का फ्रेगमेंट देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बनेगा, इस वाले केस में 3F। और इस 3F में से आपका क्या हो जाएगा, 2 आपके हो जाएंगे FAB, और एक क्या हो जाएगा, दैट इज FC। तो कितना नंबर ऑफ बैंड बनेगा? फ्रेगमेंट तो आपका यहाँ पे 3 बन गया, बैंड कितना बनेगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब आप पेपाइन से लाइसेंस कराएंगे तो क्या क्या चीजें होंगी भैया, इधर लिखिए बराबर करके। 3 फ्रेगमेंट, 2 बैंड। 2 बैंड किसका? इन दोनों का एक आएगा, इसका एक आएगा। जब आप यहाँ पे इससे कराएंगे तो एक ही फ्रेगमेंट बनेगा, और एक ही क्या आएगी, बैंड आएगी। आएगी ना जी? यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पे आपका 4 फ्रेगमेंट बनेगा, लेकिन 2 क्या होगा, बैंड होगा। इन दोनों का एक और इन दोनों का एक। अब क्लियर है? चलिए, ये स्ट्रक्चर आप देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था, सेक्रेटरी एंटीबॉडी का। यहाँ पे ये आपको एंटीबॉडी ए का दिखाया जा रहा है। इसमें एक कंपोनेंट आपका जे है, और एक कंपोनेंट आपका क्या है, सेक्रेटरी कंपोनेंट है। तो एक बैंड आपकी इसकी भी आती है, एक बैंड आपकी इसकी भी आती है, और एक बैंड आपका इसका भी आता है। अच्छा, मैं ये जरा पूछना चाह रहा हूँ, इसको मैं कवर कर लूँ पहले, और बाकी आपके जो 2 बैंड आएंगे लाइट और हैवी चेन के, तो आएंगे ही। तो यहाँ के केसेस में यहाँ पर क्या होगा, 4 बैंड आती है, और वो चारों बैंड किसके किसके होंगे, मैंने आपको बता दिया था। लाइट चेन का, हैवी चेन का, जे चेन का, और एस चेन का। ओके। और ये स्ट्रक्चर है आपका डाइमर वाले का, जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी ए जो कि डाइमरिक फॉर्म में होता है। यहाँ पे 3 बैंड आएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या है, जे चेन। तो यहाँ पे बैंड कितनी आएंगी, 3 बैंड आएंगी। और तीनों बैंड कौन कौन से होंगे, हैवी चेन, लाइट चेन, और जे चेन। जबकि यहाँ पे 4 आएगा, जो कि आपको बता दिया। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इसमें डिफरेंसेस जो होते हैं। और कैसे एंटीबॉडी ई आपका हेल्प करता है एलर्जिक रिएक्शन में, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका क्या है, मास्ट सेल्स होते हैं, और मास्ट सेल्स के पास रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एंटीबॉडी ई से बाइंड करने के लिए। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन मीन्स एलर्जन मॉलिक्यूल क्या करता है, एंटीबॉडी ई से इंटरेक्ट करता है, तो इनके एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं किस पे, दैट इज मास्ट सेल्स पे। ये यहाँ पे बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा, तो ये जितना भी इनके पास ग्रेन्यूल्स होता है, वो सारा का सारा ग्रेन्यूल्स क्या होगा, आपका रिलीज हो जाता है, और जिसमें आपका हिस्टामिन है, अनदर सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट एलर्जिक रिएक्शंस, जिससे कि आपका एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे आपका एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। ओके। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कंटिन्यूसली क्लास लेते लेते आप लोग थोड़ा सा सैचुरेट हो गए हैं, तो 10 मिनट का मैं ब्रेक दे सकता हूँ। अगर आप लोग अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद आइए, तो फिर और पढ़ाएं।
और अगर कंटिन्यू अगर अभी आप मतलब कर सकते हैं, कोई सिचुएशन नहीं आया तो फिर अभी चलते रहने दीजिए। दोनों फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप चाहें तो लॉगिन करे रहिए, आप थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लीजिए, 10 से 5 मिनट के बाद हम लोग फिर से रीयूनाइट हो जाएँ, या फिर आज के लिए इतना काफ़ी है? ओके, मैं बोलना ये चाह रहा था कि अगर आप 5 से 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ले लेते तो फिर थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ा पाता, राइट? और अभी जैसे पिछले 1 डेढ़ घंटे से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा-सा माइंड सैचुरेट हो जाता है, तो चीज़ें रिसीव करने की क्षमता जो होती है खत्म, धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा पानी-वानी पीना चाहिए, टहलना चाहिए 10-5 मिनट के लिए, तो आप 10 से 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर इसके बाद आप आइए। स्लाइड का आप मत पूछिए, पढ़ाऊँ तो मैं ऐसे पढ़ाता पढ़ाता रहूँ। पूरी पूरी इम्यूनोलॉजी की स्लाइड बनी हुई है इसमें, वो मैं आप लोगों को जब भेजता हूँ तो उसमें मुझे निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि एक साथ में सारा भेज देंगे ना तो फिर आप उसको में पढ़ेंगे भी नहीं और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई कोई लिसन 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 कोई फोर्स नहीं है, मतलब मेरी तरफ से ये सजेशन है कि अगर आप लोग अभी सैचुरेट हो चुके हैं तो 10-5 मिनट का ब्रेक कर लीजिए, कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको लगता है कि अभी आप अभी खत्म कर सकते हैं तो यही क्लास वाइंड अप ही कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सूचना और भी है अभी आप सब लोगों के लिए, कि कल चूंकि मैं अवेलेबल नहीं था तो कल क्लास नहीं चली थी, तो संडे के दिन डे टाइम पे क्लास चलेगी आप लोगों की दोपहर में 2 बजे। तो उसके लिए अभी आप अपनी अवेलेबिलिटी बना लीजिएगा। ओके, संडे के दिन 2 बजे आपकी क्लास होगी, टेस्ट का जो शेड्यूल होगा वो रहेगा। जो क्लासेस अभी कल हमारी मिस हुई थी उसको भी ओवरकम करना है, तो दैट इज वाई संडे का ट्रेनिंग टाइम आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, अभी 11 बज के 10 मिनट हो रहा है, हम लोग 11:15 या 11:20 के आसपास मिलते हैं, फिर कराते हैं क्लास। और या तो फिर अगर कहिए तो फिर छोड़ दें। अच्छा, एनीवे चलो कोई बात नहीं, कल से मैं कोशिश करूंगा ना 9 बजे से क्लास लेने की, तब आप लोगों को 11:30 तक पढ़ाऊंगा ना, तो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। सो समरी कर देते हैं, आज की क्लास में आप लोगों ने पूरा पढ़ा एंटीबॉडी को लेकर के, उनके फीचर्स, उनके फंक्शंस, उनके रोल को लेकर के, उनके स्ट्रक्चर्स को लेकर के, पाए जाने वाले केमिकल बॉन्ड्स को लेकर के, और उनके टाइप्स को लेकर के, लाइट चेन और हैवी चेन में पाए जाने वाले जो सब टाइप्स होते हैं उनको लेकर के। इसके साथ साथ में आपने देखा कि एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी कैसे होती है और क्या उसके पीछे रीजन है, वेरिएबल जो सीक्वेंसेस होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और जो कांस्टेंट रीजन होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। एंटीबॉडी के दो पार्ट्स हैं, दैट इज द एफ सी रीजन और एफ बी रीजन, उन दोनों का क्या रोल होता है ये भी आप लोगों ने देखा। अलग अलग टाइप के जो एंटीबॉडी होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, उनका इलेक्ट्रोफोरेटिक बैंड, उनका क्लीवेज पैटर्न, ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। सो होपफुली कि आज के बाद अब आपको एंटीबॉडी से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं करना चाहिए। कल की क्लास में हम लोग एमएससी मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। ओके। और अगर आज की क्लास से किसी को भी कुछ डाउट रहेगा तो कल की क्लास में अपना क्वेरी पूरा कर लेगा। होपफुली कोशिश करेंगे कि कल 9 बजे से ही क्लास लें, और ताकि आप 11:30 बजे तक अगर पढ़ पाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। ओके। कल वन थिंग मोर, कल की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसके बाद एमएससी मॉलिक्यूल, ये 3 टॉपिक कल की क्लास में कवर होगा। तो अगर आपको कहीं से कुछ मिलता है पढ़ने के तो आप पढ़ कर के आइए, ताकि थोड़ा टाइम का सेविंग हो सके। और एक चीज़ आप लोगों से मेरी फेवर मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ा करके आपसे पूछता हूँ ना क्वेश्चंस, सो आप लोग प्लीज़ क्विकली रिस्पॉन्स किया करिए। आपको आता है तो आप रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं आता तो फिर मैं उस पर कंटिन्यू करूँ। टाइम जो लग जाता है वो दिक्कत करता है। ओके। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी नहीं, अभी आज क्लास फिनिश कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास करेंगे। और एक चीज़ और, जो लोग मतलब एप्लीकेशंस के कंटेंट को लैपटॉप पे या पीसी पे यूज़ करना चाह रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है। आज मैंने आपके टीम से बात किया था, तो उन्होंने बोला है कि 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, वो प्रॉब्लम आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। तो तब तक आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आप उसे फ़ोन में यूज़ करके देख सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से कुछ उनका ऐसा फीचर्स है जो कि डिसेबल हो गया है, तो इनेबल करने में वो क्या करेंगे आई डोंट नो। उन्होंने मुझे यही प्रॉमिस किया कि सर मंडे तक होपफुली आपका वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। लेट्स
हाँ, ठीक है फिर। ओके, गुड नाइट टू ऑल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी में फोकस करते रहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बताइए ज्योति, क्या कर रही हैं? अरे छोड़ो, जाने दो जी। अच्छा, एक चीज तुम्हें बताना भूल ही गया जी, सारे बच्चे चले गए। चलो कल क्लास में बताऊंगा। जो सीजीपीडीटीएम के डायरेक्टर जनरल है ना, पंडित जी, वो बीएचयू में आ रहे हैं 25 तारीख को। मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए कि सर एग्जाम एग्जाम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। आके आके फालतू में यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। आएंगे 25 तारीख को, उनका एक यहाँ पे इनॉग्रल है। आईपीआर का कुछ वर्कशॉप करा रही है बीएचयू, ऐसे यूजी के बच्चों को, मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चों को। तो उसके चीफ गेस्ट वही हैं, सीजीपीडीटीएम के डायरेक्टर जनरल पंडित जी। पता नहीं क्या, तो एस पंडित कुछ तो करके नाम है उनका। तो आए 25 तारीख को आएंगे। होपफुली अगर उनसे मुलाकात करने का चांस रहा तो फिर आप लोगों से बताऊंगा कि क्या बात हुई है। अब बीएचयू में आ रहे हैं तो मुलाकात तो। हाँ। अरे छोड़ो, जो सब चीज़ को ध्यान मत दिया करो, वो सब होता रहता है। जाने दो, वो सब मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आती हैं। उनमें अपना दिमाग दिमाग मत लगाओ। उसको छोड़ दो, अभी इस पे फोकस करो, ये ज़्यादा जरूरी है। सब 26 27 28 डेट क्लियर हो गई ना सीएसआईआर की? यस सर की बच्ची, 90 दिन बचे हुए हैं। वीडियोस देखा आज का? हाँ, तो उस हिसाब से अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो कल हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये कौन कौन ज्योति? नहीं 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 नहीं, ज्योति, ये इनको मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाया हुआ है। जिस कॉलेज में ये पढ़ी हुई है, उस टाइम पे मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर था। राइट नाउ सी इज डूइंग एमएससी फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेजेस। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल।